हेलो, वेलकम टू जी सेंट्रिक। आप सभी का स्वागत। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आपकी ये कंटिन्यूटी ऐसे ही बनी रहेगी। इस कंटिन्यूटी को इसलिए भी बनाना है बच्चे, क्योंकि एक बात तो तय मान लो ना कि आप जो बैठ के पढ़ रहे हो, जो मुझे देख रहे हो, शायद इसी उम्मीद से देख रहे होगे कि हमें गेट में रैंक लेके आना है। ट्रू बात है, गेट में रैंक लेके आना है तो आपको थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू बने रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ अपनी प्रिपरेशन करना है। जो भी उठाओ सब्जेक्ट उसको कंटिन्यूसली पढ़ते जाओ, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते जाओ। और पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि पढ़ लिया और कहानी खत्म, रिवीजन को मेंटेन रखो। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कंट्रोल सिस्टम आज पढ़ा और 2 महीने बाद सपाट, फिर पढ़ने का ही मतलब क्या। सो खुद की इस जर्नी को इंटेलिजेंट तरीके से क्या करिए, बनाइए, सेट करिए। सारी चीज़ें इंटेलिजेंट तरीके से होनी चाहिए। जो पढ़ रहे हैं उसे भी, और रिवीजन करना है उसे भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है उसे भी। इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन और आपकी गेट एग्जामिनेशन के वो 3 घंटे जो कि आप बिताने वाले हैं, वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस यदि आप रहते हैं, खुद को पैनिक सिचुएशन में नहीं लेके आते हैं, तब जाके बनेगी हमारी गुड रैंक। अच्छा, तो एक छोटी सी एडवाइस, ये तो पढ़ते रहेंगे, बीच बीच में एडवाइस आपको मोटिवेट करती है, तो बेटा एक बात ध्यान रखना, कंटिन्यूटी कभी मत छोड़ना। कंटिन्यूटी जो है ना वो बेसिक है हर चीज़ का। जीवन में जो भी पाना चाहते हो उसमें सतत प्रयास करते रहोगे ना, आपकी इस जर्नी में ऐसे मोमेंट भी आएगा कि आपका मन नहीं लगेगा, पढ़ने का मन नहीं लगेगा, रिवीजन करने का मन नहीं लगेगा, क्वेश्चन करने का मन नहीं लगेगा। लेकिन बेटा खुद से उस टाइम पे ठानना कि मत लग मन, लेकिन 2 दिन तो मैं लग के रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। मन नहीं मान रहा, मन को बोलूंगा बेटा तीसरे दिन से मत लगना तू, लेकिन 2 दिन मुझे दे दे। कंटिन्यूस प्रिपरेशन में 2 दिन ले लेना। जिस दिन मन नहीं लगे आपका, वो 2 दिन में यदि आप कंटिन्यूसली पढ़ना स्टार्ट कर दिए ना, तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तीसरे दिन आपका मन आपके पास आएगा ही नहीं बोलने कि मेरा मन नहीं लग रहा। ठीक है बेटा, कंटिन्यूस रहना है। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक चल रहे, अभी ढेर सारे क्वेश्चंस आना बाकी है, 300+ क्वेश्चंस आना बाकी है। पहली यूनिट में ही अभी ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत जल्दी से फिनिश करने वाले हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। सर हमने ये देख लिया था कि लास्ट टाइम आपने कुछ स्पेशल चीज़ें बताई पोल्स के इर्द गिर्द। आपने बताया कि पोल्स किधर हो गए तो क्या होगा। तो एक काम करते हैं, इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना, इसको प्रॉपर लिख लेते हैं, क्या बुराई है। चलिए आइए, पहला पॉइंट ये रहेगा आपका कि इफ एनी पोल, ध्यान से सुनिए, इफ एनी पोल लाइज इन RHS of S plane, then the system will be 100% unstable। पहला पॉइंट लिखते हैं, ये रही आपकी पहली लाइन। इफ वन ऑफ द पोल्स, ध्यान रखिए, एक भी पोल, जितने भी पोल है उसमें से एक भी पोल लाइज इन द राइट हाफ ऑफ द S plane, then system will be अनस्टेबल। और प्यारे बच्चे ये 100% ट्रू है। एक भी पोल यदि आपका उस साइड हो गया RHS में, सिस्टम अनस्टेबल होगा। कुछ भी नहीं सोचना। कहने का मतलब ये कि RHS का मतलब क्या है सर, एक बार बता दीजिए। इफ दिस इज द S plane, देन इस साइड यदि आपका एक भी पोल फंस जाए, सपोज 5 पोल है कहीं पे, चारों आप इधर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल में टोटल में 5 पोल्स हैं, और 5 पोल्स में एक भी पोल यदि RHS में हो गया, दिस इज द राइट हाफ ऑफ द S plane और दिस इज द लेफ्ट हाफ ऑफ द S plane, तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। कहानी बड़ी सिंपल है।
समझ गए? क्लियर है? दूसरा पॉइंट लिखिए, इफ ऑल पोल्स, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे क्या लिखा है? ऑल पोल्स, सॉरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सारे के सारे पोल्स होने भाई कहां पे? लाई इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन, देन सिस्टम वुड बी, विल बी स्टेबल। क्लियर है? समझिएगा ध्यान से जरा। मान लो दिस इज द एस प्लेन, एग्जाम्पल ले लिया सर आपने कि एक 6 पोल वाला कुछ सिस्टम है जिसमें टोटल 6 पोल्स हैं, और ये 6 पोल्स में से सारे के सारे पोल इधर हैं, एक भी इस साइड नहीं है, सिस्टम स्टेबल होगा। लेकिन ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो पोल्स हैं आपके, ऑल पोल्स लिखा ना, इनका नेचर, ये सारे के सारे रियल पोल्स भी हो सकते हैं। दिस आर द रियल पोल्स। रियल पोल्स का मतलब क्या है कि सारे के सारे इस एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 रियल पोल्स है, रियल नंबर है। -1 है, -2 है, -3, यानी कि 1 2 3, ये जो पोल्स हैं ये सारे के सारे रियल पोल्स हो सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं सर। दूसरे कंडीशन ये है कि ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। मतलब कैसे? मतलब ऐसे भी हो सकते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, तो भी सिस्टम स्टेबल है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, माथा खा जाते हैं मेरा। पिछली बार जब मैंने कंट्रोल सिस्टम पढ़ाया था कि सर ये तो मार्जिनल स्टेबल है भाई ना, दिस इज नॉट द मार्जिनल स्टेबल, ये स्टेबल सिस्टम है। यदि इसके सारे के सारे पोल्स LHS में है तो फॉर श्योर सिस्टम क्या है भाई? स्टेबल है। दिस इज नॉट द मार्जिनल स्टेबल। कॉम्प्लेक्स है, उसमें रियल पार्ट है जो कि LHS में है, उसमें इमेजिनरी पार्ट है वो भी LHS में है, सिस्टम स्टेबल होगा। अब माथा नहीं खाना कभी भी। आई बात समझ में? ओके सर, आ गई ये बात समझ में आ गई कि ऑल पोल्स लाई इन द दिस। अच्छा, एक पोल, वन ऑफ द पोल यहां पे भी लाई कर सकता है, बाकी के 5 पोल इधर भी लाई कर सकते, तो भी सिस्टम स्टेबल होगा। आगे आने वाले समय में इस चीज का पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि अभी स्टेबिलिटी वाली यूनिट हमारे पास पूरी की पूरी रखी हुई है। बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, हथियार इकट्ठा कर रहे हैं लड़ने के लिए। सर समझ में आ गया सर। अब एक और पॉइंट है आपका, यदि पोल्स लाई प्योरली ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, सिस्टम विल बी मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। आइए जरा, बोला इफ पोल्स लाई ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस मतलब प्योर इमेजिनरी, नॉट द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स को आप समझ लेते हो मार्जिनल स्टेबल है, अरे भाई प्योर इमेजिनरी की बात कर रहा हूं, देन द सिस्टम विल बी मार्जिनल स्टेबल। यानी कि कहानी ये हो गई कि इफ दिस इज द एस प्लेन, आपके पोल्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं मैं, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि 4 पोल्स हैं भाई, और वो इमेजिनरी एक्सिस पे है, यहां पे है, यहां पे है, लाइक दिस। देखो यहां पे जो इमेजिनरी होंगे ये तो पेयर में ही रहते हैं, प्लस माइनस में ही आते हैं ये, लाइक इफ दिस इज द प्लस माइनस जे या प्लस माइनस 2j, सिमेट्रिक होते हैं एक दूसरे के। तो ये सिस्टम, इस टाइप के सिस्टम को मार्जिनल स्टेबल सिस्टम बोले। मेरी बात समझे? अच्छा सर पक्का ये बात है? हाँ, कुछ और भी कहानियां होगी तो आगे आने वाले सिस्टम, आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, बट अभी ये चीज समझ में आ गई, सारे के सारे इमेजिनरी एक्सिस पे हैं तो ही आपका सिस्टम क्या होगा? मार्जिनल स्टेबल होगा। नाउ ये रिपीट भी कर सकते हैं भाई साहब। अब रिपीट कर जाएंगे तो क्या होगा? अब क्या कर रहा हूं, ये 3 जो है, तीनों जो रूल हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस, कुछ वेवफॉर्म ड्रॉ करके देखेंगे, कुछ ग्राफ ड्रॉ करके देखेंगे,
और समझने की कोशिश करेंगे कि और कोई से भी पॉइंट ऐड हो सकते हैं क्या। यदि हमारी एनालिसिस में पॉइंट्स ऐड होंगे तो हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 लिखने वाले हैं। चलिए आइए, कुछ मैंने क्वेश्चंस लेके रखे हैं, आइए देखिए जरा। कंसिडर द फॉलोइंग एस प्लेन्स, ये है, आगे है बहुत सारे एस प्लेन्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। अब इनमें स्टेबिलिटी कंक्लूड करेंगे, समझेंगे बात को, ठीक। कोई सा भी सिस्टम है जो कि रिप्रेजेंटेड बाय दिस, यानी कि आपके पास पोल्स की इंफॉर्मेशन है। सो लेट्स फ्रेम द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या रहा होगा सर, गेन होगा के, पोल है एक एस पे, यानी कि पोल एट ओरिजिन है, और एक s+3 है, लाइक दिस, ये पोल होगा। अब अपन तो आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं, काम करिए, k की वैल्यू मान लीजिए, लेट्स टेक k बराबर 2 ले लीजिए। तो ट्रांसफर फंक्शन, अब आप बोले कैसे ले लिए, कैसे, उससे मतलब है नहीं मुझे, क्योंकि मैं आपको सिस्टम में k की वैल्यू के लिए ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, यानी कि अपने को पोल और पोल की वैल्यू से मतलब है, लोकेशन से मतलब है ना। मैंने 2 मान लिया, आई एज्यूम k = 2, लिख लीजिए भाई, व्हेन k = 2, ये है ट्रांसफर फंक्शन। अच्छा सर, तो इसकी ग्राफ ड्रॉ करनी, इसकी वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है, तो अपन इसको टाइम डोमेन में लेके आना पड़ेगा। सर बताइए ना कि ये सिस्टम स्टेबल है या नहीं। आपको तो पता है कि सिस्टम स्टेबल है, कैसे पता है कि सर पोल्स लाई इन द LHS ऑफ द एस प्लेन। लेकिन जैसे मैंने बोला था कि यदि एक पोल यहां भी लाई करे तो सिस्टम को स्टेबल बोल देना। आइए देख लेते हैं कि वो चीज बात हकीकत है या नहीं है। ओके, तो सर इसका टाइम फंक्शन निकालते हैं। चलिए, इसका आउटपुट है ये ट्रांसफर फंक्शन की बजाय ये रिस्पॉन्स समझ लीजिए। किसी एक सिस्टम को इनपुट दे दिया, उसने आपको आउटपुट दे दिया, तो लेट्स एज्यूम दिस इज द आउटपुट। चलिए तो फिर इसको टाइम में कन्वर्ट करते हैं जी। सर ये पूरा एस डोमेन में है, इसे टाइम डोमेन में लेके चलते हैं और फिर देखेंगे कि इसमें क्या है। ओके, तो जब इसे टाइम डोमेन में कन्वर्ट करोगे आप, उससे पहले पार्शियल फ्रैक्शंस लेने पड़ेंगे आपको, और फिर इनवर्स लाप्लास लेंगे तो टाइम में आ जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन लेना है तो क्या है भाई, समथिंग अपॉन s+3, ये आएगा। यस सर, पार्शियल फ्रैक्शन क्या सिखाया था मैंने, s को कंसिडर कीजिए, तो s को यहां छुपा दीजिए, s = 0, इसको इक्वेट 0 कर दे तो s की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। इसको यहां छिपा दो, s की जगह 0 रख दो, तो बचेगा क्या, 2/3। सो यहां पे लिख दीजिए 2/3। अब s+3 को इक्वेट करो 0 से, h की वैल्यू है -3। पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे होता है यार, घबराने की क्या जरूरत है, मैथमेटिक्स का मैं एज्यूम करके चल लूँ, मान लो कि आपको आता है पार्शियल फ्रैक्शन, तो फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। s+3 को 0 से कट गए, s की वैल्यू -3, यहाँ पे इसको छिपा दो, इस वाले टर्म को छिपा दो, s की जगह -3 रख दो, सो 2/-3, सो -2/3, दिस इज द फंक्शन। अगेन ये ट्रांसफर फंक्शन ही है, यानी कि एस डोमेन में ही है, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2/3 को यदि कॉमन भी निकाल लूं, सो ये हो गई 1/s - 1/s+3। ओके सर, नाउ परफेक्ट टाइम है इसको टाइम डोमेन में ले चलने का। तो चलिए ले चलते हैं इसको टाइम डोमेन में, और इसको टाइम डोमेन में लेके चलने के लिए आपको L इनवर्स करना है। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन का आप क्या कर दीजिए, L इनवर्स, लाप्लास इनवर्स। ओके, लाप्लास इनवर्स जैसे ही किया, ये बन जाएगा आपका क्या सर, टाइम डोमेन में निकल आएगा, एंड दिस इज नथिंग बट 2/3, 1/s का इनवर्स करोगे तो क्या मिलेगा सर, u(t) मिलेगा, माइनस इसका जब करोगे सो e⁻−3t u(t) मिलेगा। यस और नो, भूल गए लाप्लास, एक बार चेक कर लो। हाँ सर बिल्कुल यही बनेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये बना इसका ये पर्टिकुलर फंक्शन है। लेट्स टेक g(t) ले लीजिए, ये g(t) बना सिस्टम का क्या, टाइम डोमेन इक्वेशन। अच्छा, टाइम डोमेन इक्वेशन बन गई, तो अब हमारे लिए क्या आसान है, क्या ड्रॉ करना आसान है भाई, अरे इसका सर वेवफॉर्म निकालना बड़ा आसान है अब मेरे लिए। ठीक है, चलो निकालते हैं।
जीरो पे इसकी वैल्यू निकालो सबसे पहले। जी जीरो की वैल्यू निकालेंगे तो देखो, ट्रांसफर फंक्शन में, कंट्रोल सिस्टम में एवरीथिंग समझ लीजिए t ग्रेटर देन जीरो के लिए ही हम करते हैं। आप क्वेश्चंस भी देखेंगे गेट में, तो क्वेश्चन लिखने के बाद वो लिख देता है t इक्वल टू जीरो, मतलब कंट्रोल सिस्टम वहां से स्टार्ट होता है जहां से, जैसे पंखा है, अब कंट्रोल सिस्टम को t इक्वल टू जीरो माइनस से क्या ही मतलब है। द मोमेंट आप पंखा चालू कर रहे हैं t इक्वल टू जीरो, उसके बाद से उसने क्या परफॉर्म किया उससे मतलब है मुझे। मतलब t इक्वल टू जीरो द मोमेंट आई एम स्विचिंग ऑन द फैन, और उसके बाद t इक्वल टू t ग्रेटर देन जीरो के बाद से इस कंट्रोल सिस्टम ने क्या परफॉर्म किया उससे तो मुझे मतलब है ना। इसीलिए इंटायर कंट्रोल की कहानी t ग्रेटर देन जीरो से चलती है। ओके सर, मान लिए। तो इसका मतलब ये है कि t ग्रेटर देन जीरो यानी कि जीरो प्लस है, ये समझ लीजिएगा, जीरो प्लस यानी कि जीरो के खत्म के बाद की कहानी है। तो ये हो जाएगा 2/3, इसकी वैल्यू है 1। इसीलिए मैं बोला एग्जैक्ट जीरो पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर इसकी वैल्यू तो 1/2 बोले थे आप, तो जस्ट जीरो के उधर मान लीजिए, और इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, e टू द पावर जीरो अगेन 1, इंटायर कहानी इज जीरो, सो यू आर गेटिंग जीरो। ठीक है भाई। नाउ जी इनफाइनाइट पे बात कर लीजिए। सर ये हो जाएगा 2/3, इसकी वैल्यू 1 ही रहना है, इसकी वैल्यू 0 रहेगी, तो ये हो जाएगा 2/3। समझ गए बात को। इनफाइनाइट पे जो वैल्यू है उसे फाइनल वैल्यू बोलते हैं सर। तो फाइनल वैल्यू 2/3 है इसकी, ये बात तय हो गई। 2/3 पे ये सेटल डाउन करेगा। अब भाई है ये जीरो पे और 2/3, यानी कि ये कहानी ए से जा रही है। समझ गए। इसकी फाइनल वैल्यू है 2/3, जीरो पे इसकी वैल्यू है 0, t इक्वल टू इनफाइनाइट, ये है t इक्वल टू 0 है ये, और इस टाइप का ग्राफ बना, देख लो यही तो ग्राफ बन रहा है। अब एरिया बाउंडेड बाय दिस, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय दिस, बाउंडेड बिटवीन फाइनल वैल्यू और द ग्राफ। फाइनल वैल्यू ये है ना राजा बेटा 2/3, ये कंप्लीट वैल्यू, तो ये क्या है, एरिया एनक्लोज्ड है, यानी कि बाउंडेड एरिया है, एंड बाउंडेड एरिया शोज द स्टेबिलिटी। फंक्शन क्या है बेटा, स्टेबल। समझ गए इतनी बात। तो सर इसीलिए ये स्टेबल सिस्टम बोला। जी हाँ, ये स्टेबल सिस्टम बोला। अब जरा अगले में आओ। अगले को अब तुरंत आप एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप सबसे पहले बनाएंगे ट्रांसफर फंक्शन। k की वैल्यू अगेन 1 2 जो आपको लेना है ले लीजिए। 1 ले लेता हूं मैं, s -3। अब आप बोलोगे ना कि सर ये अनस्टेबल है, आपने बोला था एक भी पोल यदि LHS RHS में हो गया तो अनस्टेबल है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इस ट्रांसफर फंक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ते हैं। सबसे पहले तो समथिंग बटे s -3, s की वैल्यू आप 0 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा -1/3, s की इक्वल टू 3 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/3, और यहाँ पे प्लस। तो कहानी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/3 बाहर निकाल लीजिए, और ये हो जाएगी -1/s प्लस s -3। तो यदि आप इसे इन्वर्स कर देंगे, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो कहानी क्या बन जाएगी बेटा, 1/3 एज इट इज, ये माइनस का साइन भी निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा u ऑफ t माइनस e टू द पावर 3t u ऑफ t। दिस इज द टाइम फंक्शन। क्लियर है। तो चलिए इसका क्या ड्रॉ करते हैं, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो हियर इट इज। चलिए अगेन दो वैल्यू है आपके पास, 0 पे वैल्यू निकालिए, दिस इज नथिंग बट -1/3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, so दिस इज 0, 0 पे वैल्यू है 0। ठीक है। इनफाइनाइट पे वैल्यू निकाल लीजिए,
इनफाइनाइट पे वैल्यू क्या होगी भाई साहब, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। अच्छा जी सर, 0 से स्टार्ट तो होगा बट इनफाइनाइट पे जाके रुकेगा। 1 माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ही कहानी रहेगी, है ना। माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी ही आ रहा है, हाँ बिल्कुल। तो सर ये तो कहानी कुछ ऐसी है कि ये तो ऐसी कहानी है भाई साहब, है ना। तो दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, दिस इज द एरिया। अब क्या ये एरिया बाउंडेड है सर, ये तो शुद्ध रूप से अनबाउंडेड है, और अनबाउंडेड का मतलब ही क्या है, अनस्टेबल है। तो ये सिस्टम का नेचर क्या हो गया बेटा, अनस्टेबल सिस्टम। सबको बोल दोगे जो आपसे पूछेगा कि सिस्टम अनस्टेबल है, चिल्ला चिल्ला के बोल दोगे। क्यों है, आपने पोस्टमार्टम करके देख लिया। आगे बढ़ते हैं, आइए जरा ये ले लीजिए। सिस्टम स्टेबल होगा ना, पक्का, फॉर श्योर। ओके, तो चलिए फिर इसका ट्रांसफर फंक्शन बनाइए। k डिवाइड बाई k की वैल्यू 1 ले लो, s प्लस 1 s प्लस 3। सर इसको आप सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए पार्शियल फ्रैक्शन से, उसके बाद इन्वर्स ले लीजिए। समथिंग अपॉन s प्लस 1 डिवाइड बाई समथिंग अपॉन s प्लस 3। नाउ समथिंग की वैल्यू निकालिए। s प्लस 1 को 0 से इक्वेट कीजिए, s की वैल्यू -1 इसमें रख दीजिए, s की वैल्यू -1, इस टर्म को छुपा दीजिए। 1 अपॉन -1 प्लस 3 यानी कि 2, सो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। ना s की वैल्यू -3 रखनी है, इसको छुपा दीजिए, सो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो आप यदि ध्यान से इसको देखोगे तो ये हो जाएगी क्या, -1/2 यदि मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगी माइनस नहीं, सिर्फ 1/2 निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा s प्लस 1 और ये हो जाएगा -s प्लस 3। इसका इन्वर्स ले लीजिए बेटा जी, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ILT। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 एज इट इज, ये हो जाएगा e टू द पावर -t, और u ऑफ t कंट्रोल में एवरीथिंग इज u ऑफ t, मतलब t ग्रेटर देन 0 से बात हो रही है, तो u ऑफ t इसके साथ लगा हुआ है, ध्यान रखिए। और ये हो जाएगा e टू द पावर -3t, एंड u ऑफ t कॉमन है तो ये बाहर लिख दिया मैंने। ठीक है, ये पूरी कहानी है। नाउ लेट्स डिकोड दिस। सर g0 यदि फाइंड करूंगा तो क्या आएगा बेटा, 1/2 e टू द पावर 0 1 माइनस e टू द पावर 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0। ओके, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ g इन्फिनिटी। सो g इन्फाइनाइट की वैल्यू e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है बेटा, 0। ध्यान रखना, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0। तो ये भी 0, ये भी 0, 0 माइनस 0 इज 0। अच्छा, मतलब सब दूर 0 आ रहा है सर। ये इन बिटवीन समय की कोई सी भी वैल्यू पे निकाल लीजिए इसको, ताकि ग्राफ ड्रॉ कर पाएं, क्योंकि अब तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि ग्राफ ड्रॉ करें तो करें कैसे, करे तो करे क्या, ये समझ में आ नहीं रहा। लेकिन एक चीज समझ में आ गई, t इक्वल टू 0 पे भी ग्राफ 0 है, और t इक्वल टू इन्फाइनाइट यहाँ मान लेते हैं, चलो इन्फाइनाइट है ना, वैसे तो इन्फाइनाइट बता नहीं सकते, मान लेते हैं कि यहाँ t इक्वल टू इन्फाइनाइट है, वहाँ भी ग्राफ 0 है, और t इक्वल टू 0 यहाँ भी। अब ग्राफ बनेगा कैसे? अच्छा, कुछ तो ऐसी वैल्यूज होगी। अब ये बात पक्का है कि 0 से स्टार्ट होना है और 0 पे जाना है, तो समय की कुछ वैल्यू ऐसी भी होगी जहां पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी और ये इधर आएगी। मतलब कहीं ना कहीं ग्राफ तो बेटा कुछ इसी स्टाइल का बनेगा, 0 से 0। यहाँ पे कुछ एक मैक्सिमम पॉइंट भी होगा, ठीक है, होगा। वो मैक्सिमम पॉइंट मान लो कैलकुलेट करना हो तो मैथमेटिक्स की सहायता ले लेंगे, लेकिन ये बात तो तय है कि ये ग्राफ एनक्लोज्ड ग्राफ हो गया। नाउ बाउंडेड यदि ग्राफ हो गया तो आप सभी ने सीखा है कि ये क्या है सर, बाउंडेड है, और बाउंडेड का मतलब क्या है, स्टेबल। ठीक है, आप बोलोगे सर ऐसा ग्राफ कैसे बनाया, अब ये मेरा काम है क्या? ठीक है, अलग अलग वैल्यू निकाल के रख लो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पक्का इसी टाइप का ग्राफ मिलेगा। अच्छा सर, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां मैक्सिमम मिलेगा, बिल्कुल ये पॉइंट यहाँ है, मैक्सिमम मिलेगा। और मान लो मैक्सिमम निकालना होता तो मैक्सिमम निकालने के लिए तो बड़ा सिंपल सी कहानी है कि g ऑफ t है आपके पास, क्या है बेटा, 1/2 e टू द पावर -t माइनस e टू द पावर -3t इंटू u ऑफ t। तो एक काम करो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, उसको इक्वेट 0 कर दो,
मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ना, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ से करके जाओगे तो मिल जाएगी कि t इक्वल टू व्हाट टाइम यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू। वो हालांकि अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, मुद्दा क्या था, दिस इज ए स्टेबल सिस्टम। देख लीजिए आगे आइए जरा, ये है प्योरली अनस्टेबल सिस्टम आएगा ये। हाँ सर आएगा, एक बार देख लेते हैं जरा। तो ट्रांसफर फंक्शन बेटा हो जाएगा k डिवाइड बाई 1 ले लिया मैंने, s नॉट प्लस 1 s माइनस 1 एंड s माइनस 3। आपको तो पता है, आप तो देख के बोलोगे कि सर ये अनस्टेबल सिस्टम होगा, क्योंकि पोल एक भी पोल यदि RHS में होता अनस्टेबल सिस्टम हो जाता राजा ये, है ना। खैर अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन हम किसकी सहायता लेंगे भाई, पार्शियल फ्रैक्शन की, समथिंग डिवाइड बाय दिस, समथिंग डिवाइड बाय दिस। एस की वैल्यू 1 रख दीजिए यहाँ पे, इसको छुपा दीजिए, तो दिस इज नथिंग बट -1/2। एस की वैल्यू 3 रख दीजिए, इसको छुपा दीजिए, तो दिस इज नथिंग बट 1/2 प्लस साइन ओवर हियर। तो ट्रांसफर फंक्शन जो हो गया राजा बेटा -1/2 यदि कॉमन आ जाएगा तो 1/s माइनस 1 माइनस 1/s माइनस 3 दिस। अच्छा सर अब इसका इनवर्स लाप्लास ले लीजिए, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो गिव द नेम g ऑफ t, 1/2 माइनस है यहाँ पे, ये हो जाएगा e टू द पावर t माइनस e टू द पावर 3t। अच्छा जी, कुछ ये बनेगा सर, जी हाँ ये बनेगा। अब जरा ध्यान से देखो आप खुद ही कि g ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, बताएगा कोई। g ऑफ 0 की वैल्यू e टू द पावर 0 1, e टू द पावर 3t 1, 1 माइनस 1 सर 0 आ रही है, बहुत बढ़िया। g इनफाइनाइट की वैल्यू कोई बताएगा हमें, g इनफाइनाइट की वैल्यू क्या है, e टू द पावर इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी है सर। तो अब तो कहानी उलझ गई। क्या उलझ गई कहानी कि सर 0 से स्टार्ट करना है, इन्फिनिटी पे जाना है, तो इसमें क्या कहानी को उलझाना, ड्रॉ ही तो करना है। t इक्वल टू 0 पे ये है कितना, t इक्वल टू इस पे 0 है, t इक्वल टू इन्फाइनाइट पे ये जाना है इन्फाइनाइट, लेट्स टेक इन्फाइनाइट ओवर हियर। तो ग्राफ तो कुछ ऐसा जाना है। अब ये कैसे टुकड़ों में टूटेगा जाएगा वो सब आप कर लोगे, बट ग्राफ कुछ इसी टाइप का बनने वाला है। और ये है बाउंडेड एरिया, बाउंडेड बाय द कर्व, और ये एक अनबाउंडेड एरिया है, अनबाउंडेड एरिया का मतलब ही होता है अनस्टेबल। समझे, इज इट क्लियर टू यू। अब ये ग्राफ आप t की अलग अलग वैल्यू रखिएगा और बना लीजिएगा, आपके ही हाथ में है सब कुछ, है ना। मुद्दा समझ में आया ना। अब ये सब लल्लू थे, अब यहां देखिए, यहां मजा आने वाला है। लिखिए ट्रांसफर फंक्शन। अब ट्रांसफर फंक्शन देखो, अब पोल्स फाइंड कर लीजिए। सबसे पहले पोल्स क्या हो गए यहाँ पे, -2 पोल, एक पोल हो गया S1 हो गया -2 + 2j, और एक हो गया -2 - 2j, पक्का 2 पोल है, ठीक है। अच्छा अब एक काम करो, इन पोल को उठा के खिसका दो यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस पे, तो सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होता है। मार्जिनल स्टेबल मतलब कंटिन्यूअस ऑसिलेशन। लेकिन आप अंदर ले आए, है ना, इन पोल्स को यदि आप इमेजिनरी एक्सिस पे पहुंचाओगे तो ऑसिलेशंस मिलेंगे, और यदि इधर पहुंचाओगे तो स्टेबिलिटी मिलेगी। स्टेबिलिटी मतलब बाउंडेड समथिंग हो जाएगा। देखो कहने का मतलब यह है कि इस जोन में पूरा बाउंडेड मिलता है, यहाँ पे ऑसिलेशन मिलता है, यहाँ पे अनबाउंडेड कहानी हो जाती है। तो आइए देखते हैं, देखने की कोशिश। k डिवाइड बाई समथिंग, सो पोल क्या क्या है बेटा, +2 - 2j और s +2 + 2j, ये पोल्स हैं बेटा, है ना ट्रांसफर फंक्शन यही। चलो तो इस ट्रांसफर फंक्शन को थोड़ा इधर लेके आइए, तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ s + 1 का होल स्क्वायर, a + b का फॉर्मूला लगा रहा हूँ बेटा मैं, ये रहा a और ये रहा b, a + b, a - b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू नो वेरी वेल, a + b, a - b इज नथिंग बट a² - b²। सो a² लिख दिया माइनस b² इज नथिंग बट 2j का स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट s + 1, j² इज नथिंग बट -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और ये 2 का स्क्वायर, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। अब इस ट्रांसफर फंक्शन को डिकोड करते हैं, ठीक। तो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। अब जरा एज्यूम कीजिए, देखिए जरा ध्यान से, मान लो ये एस प्लस 1 ना होके सिर्फ मानन लो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होता, तो सर ये तो साइन, देखो साइन ओमेगा टी क्या होता है, साइन ओमेगा टी होता है ओमेगा डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना। यहां पे ओमेगा की जगह 2 मिसिंग है, तो एक काम करते हैं 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और 2 का डिवीजन करते हैं, 1/2। अब एक पल के लिए भूल जाइए कि एस प्लस 1 है, सिर्फ 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, तो ये कहानी क्या हो जाती, सपोज साइन 2t यहाँ पे होता तो 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये तो सर साइन 2t है। जी हाँ, ये साइन 2t है, लेकिन अब मान लो इस साइन 2t में e टू द पावर माइनस t का मल्टीप्लाई कर दें, तो आपने क्या देखा है, आपने ये देखा, अच्छा अगली स्टेप से करता हूं, यदि आप e टू द पावर माइनस t साइन 2t कर देते हैं, समय में एक्सपोनेंशियल टर्म का गुणा कर देते हैं, आपने एक प्रॉपर्टी देखी, प्रॉपर्टी लिख देता हूं कि यदि फंक्शन में आप e टू द पावर माइनस 8t का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर क्या हो जाता है, s प्लस a, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट हो जाती है, आपने देखा कि नहीं देखा। तो ऑन द सेम ग्राउंड e टू द पावर माइनस टी का यदि साइन t 2t में मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब क्या कि इसके जहां भी s है उसमें प्लस 1 की शिफ्टिंग कर दीजिए, तो दिस इज नथिंग बट दिस। आ गया यही कहानी, ये कहानी आ गई आपके पास। तो इसका ILT यदि आप लोगे ILT, तो वो क्या बना, g ऑफ t इज इक्वल टू वो बना, ये 1/2 है ही है, और इसकी पूरी कहानी की वैल्यू हो गई e टू द पावर माइनस टी साइन 2t। समझे बात, ये बन गया। ध्यान से देखना आप मेरी बात, सर 1/2 इंटू e टू द पावर माइनस टी साइन 2t बन गया। सर सिर्फ साइन 2t यदि आता, इसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखना आप मेरी बात को समझता, यदि सिर्फ साइन 2t होता तो ग्राफ क्या होता बेटा, सिर्फ साइन 2t का ग्राफ लिख रहा हूं मैं, साइन 2t का ग्राफ क्या होता, दिस इज द साइन 2t ग्राफ, कंटिन्यूअस ऑसिलेशन। लेकिन अब इसके साथ मल्टीप्लाई करना है e टू द पावर माइनस टी का भी, तो जरा देखो e टू द पावर t का देखो अब जरा, ठीक है, ये हो गया साइन 2t का। अब आप लिख लो e टू द पावर माइनस टी का, e टू द पावर माइनस टी, 0 पे वैल्यू है 1, इनफाइनाइट पे है 0, तो ये ग्राफ हो गया कुछ ऐसा, यस और नो। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वाह बड़ा मजा आ रहा है सर, बहुत ही आनंद आ रहा है। चलो तो आनंद आ रहा है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे बेटा, आपको क्या मिलने वाला है, वेट ए मिनट, आपको मिलने वाला है कुछ ऐसा, ये मिलने वाला है। ऑसिलेशन थे, ऑसिलेशंस को डिके कर दिया आपने, कंटिन्यूअस ऑसिलेशन डिके हो गए और इनफाइनाइट पे जाके 0 हो गए। दिस कहानी इज द बाउंडेड और अनबाउंडेड, सर ये तो बाउंडेड है, सो बाउंडेड इज नथिंग बट व्हाट, सर स्टेबल है। मजा आया सर, आ गया। तो देखो ये एक्सपोनेंशियल टर्म जो आई, इसने तो डिके कर दिया भाई साहब, जो भी सिस्टम इसके साथ था उसको क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। अच्छे भले साइन 2t ऑसिलेट हो रहे थे, अब इन्हें कन्वर्ज कर दिया, इनको हुक्म दे दिया कि भाई साहब धीरे धीरे होले होले खुद को डाउन कर लो। ये यूक्रेन था भाई, मस्त अपनी मस्ती में झूम रहा था, रसिया आया इसके पास और मल्टीप्लाई करके बोला कि बेटा झूमना बंद कर। चीजें अचानक बंद हो गई क्या, नहीं सर, संघर्ष किया यूक्रेन ने, संघर्ष करते 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 फाइनल आउटपुट
समझ ही गए आप। सिमिलरली कहानी है कि सर ये एक स्टेबल सिस्टम है, तो आपने इसके पोल्स को देख के डायरेक्ट बोल देना होता ना बेटा कि सर पोल्स इन द एलएचएस, वो चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, सिस्टम वुड बी स्टेबल, यस और नो। समझ में आ गया ना सर? बहुत ही आनंद आ रहा है सर, बहुत ही बढ़िया है। ओ हो, बड़ा आनंद आ रहा है सर। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपके इस पूरे पेज पे फिर से बाद में आएंगे, चर्चा करेंगे, इसमें कुछ है हमारे पास। अच्छा क्या है हमारे पास, देखो जरा बेटा, यहीं देख लेते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है? वही फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है जो ये sin 2t, दिस इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। ये जो ऑसिलेशंस हो रहा है ना, ये ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी जो है वो है 2 रेडियन पर सेकेंड। दिख रही है कि नहीं दिख रही? तो ये भी, इसकी भी ओमेगा जो है वो 2 रेडियन पर सेकेंड ही रहेगी बेटा, है ना? अरे ऑब्वियसली साइन ओमेगा टी जो यहां पे है वही क्या है, जो यहां पे है वही ओमेगा है। तो जब भी आपको इस टाइप का ग्राफ दिख जाए या इस टाइप की वैल्यू दिख जाए, जैसे कि यहां पे है ना, तो ये जो इमेजिनरी एक्सिस पे जो है ना भाई साहब, ये आपको ओमेगा देंगे। इसको देख के डायरेक्ट बोल दो आप कि ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड है। आपको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं। टाइम डोमेन कन्वर्ट करोगे ना तो साइन के साथ ये भाई साहब चले जाएंगे, यानी कि ओमेगा इक्वल टू टी। यानी कि जब भी आपके पास बोल दिए हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, यदि कोई पूछे तो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट जो है ना आपके इसमें, दिस इमेजिनरी पार्ट, दिस शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस। तो फिर तो सर ये रियल पार्ट भी कुछ कुछ शो करता होगा। जी हाँ, ये रियल पार्ट भी कुछ कुछ शो करता है, और ये रियल पार्ट इसको शो करता है। किसको? यहां पे देखो जरा, कहां है भाई? ये इसको। अपने पास -2 है, तो कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, गड़बड़ तो कुछ भी नहीं हुई। वेट अ मिनट, लेट मी चेक। अच्छा, s+2 था तो मैंने s+1 कर दिया। चलो 1 कर दिया तो 1 है, 2 कर दिया तो यहाँ s+2 होता, दिस इज s+2 होता, s+2 होता, s+2 होता, तो यहाँ भी 2 होता, सब दूर 2 होता। समझ गए मेरी भावनाओं को? 2 होता है। अच्छा सर, तो ये जो है एक्सपोनेंशियल टर्म जो है, इसकी जो पावर है यहां पे आएगा वो पोल का रियल पार्ट, है ना? e⁻⁻2t पोस्टमार्टम करे जा रहे हैं। एक टर्म है आपके पास e⁻⁻2t। सो ये जो 2 दिख रहा है बेटा, ये क्या हो गया? एक तरफ से सर ये कुछ ऐसी कहानी होगी जो डिसाइड करेगी कि कौन सी स्पीड से डिके होना है। अच्छा, e⁻⁻4t होता तो और तेजी से डिके होता। नहीं समझे ना? अभी समझोगे। e⁻⁻2t का ग्राफ यदि ऐसा है तो e⁻⁻4t का ग्राफ ऐसा होगा, मतलब और जल्दी डिके होगा। फास्ट डिके है ये जो है ना, वेरी फास्ट डिके हो रहा है इसमें, और इसमें स्लो डिके है इसके कंपैरिजन में। यानी कि डिके करने की जिम्मेदारी किसकी है? इस फैक्टर की। ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा भाई साहब? ये फंक्शन डिके होगा। अभी यही छोड़ देता हूं क्योंकि इसके बारे में डिस्कशन करना है। ये पोल है हमारा, अभी एक एग्जांपल के साथ करूंगा। इतना क्लियर है सब कुछ? एवरीथिंग इज क्लियर? चलिए अगला आ जाइए। अब इसमें क्या होगा आप तो समझ ही रहे हो। एक्सपोनेंशियल टर्म का मल्टीप्लाई होगा, लेकिन कौन सी पावर की? पॉजिटिव पावर की। ठीक, देखो जरा, ले ही लेता हूं, कर ही देते हैं। ट्रांसफर फंक्शन 1 डिवाइड बाई, ये बन जाएगा s-2 + 2j, s-2 - 2j, ये बन जाएगा लाइक दिस। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन बन रहा है 1/s-2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। जब इसका ILT लोगे आप, तो ILT में आपको देखने को ये मिलेगा कि दिस इज नथिंग बट e⁻2t, और जो भी साथ में 1/2 आ जाएगा sin 2t। अब आपके सस्टेन्ड ऑसिलेशन में e⁻2t का मल्टीप्लाई हो रहा है। जरा ध्यान से देखो, ये है कहानी। ओ सॉरी, क्या हो गया भाई? देखो जरा ध्यान से। sin 2t, where is the sin 2t? Here it is.
फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या हो गई 2 रेडियन पर सेकेंड, तो ये sin 2t। ये बेचारा यूक्रेन अपनी मस्ती में है, यूक्रेन अपनी मस्ती में। नाउ e⁻2t सर, यहाँ पे e⁻2t में ड्रॉ कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू है यहाँ 0 और बाकी ये वैल्यू है इनफाइनाइट, यानी कि ये अनबाउंडेड कर्व। ठीक, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यूक्रेन के पास, दिस इज द यूक्रेन, यूक्रेन के पास नेटो आया, NATO। नेटो बोला कि बेटा हम तुम्हारे साथ है, तुम संघर्ष करो। तो नेटो ने इसको फैला दिया भाई, अनस्टेबल कर दिया यूक्रेन को। रूस से लेने का पंगा नहीं था, बट आ गया उसमें, हिम्मत आ गई, अनस्टेबल हो गया वो, है ना। रूस से लेने का पंगा इसलिए नहीं था कि बेचारा छोटा कंट्री है, रूस के पास ज्यादा हथियार हैं, ज्यादा इक्विपमेंट्स है, ज्यादा सैनिक है इसके कंपैरिजन में, इसलिए, अदरवाइज गलत थोड़ी था बेचारा यूक्रेन। चलिए खैर, तो अब ऑसिलेशंस कैसे बन जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग वो करेंगे अपने आप को एग्जीक्यूशन, यानी कि कुछ ऐसा बनने वाला है, देखना जरा ध्यान से। फैल गया, अनस्टेबल, अनबाउंडेड, ऑसिलेशन अनबाउंडेड हो गए। अनबाउंडेड किसको शो करता है बेटा, अनबाउंडेड, अनस्टेबल को। कहानी क्लियर हो गई सर कि पोल यदि आरएचएस में चले जाएं, रियल हो, कॉम्प्लेक्स हो, फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। अगली क्लास में मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे।